शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये अहम मुद्दों पर इंसाफ नहीं करता। मिसाल के तौर पर सर, अगर आप देखेंगे मुस्लिम एनरोलमेंट जो UDIC का डेटा है 2021-22 का, मुसलमानों का एनरोलमेंट गवर्नमेंट का डेटा बोलता है प्राइमरी में 15%, यूपी में अपर प्राइमरी में 14%, सेकेंडरी में 12% और हायर सेकेंडरी में 10%। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक आते सर 5% की गिरावट होती है। वही सरकार का AISHE का डेटा है 2020-21 का, 2016-17 में मुसलमान 4.87 थे एजुकेशन में, 19-20 में बढ़कर 5.45 हुए और 2021 आते आते सर वो 4.64% हो गया। यानी जहां पर मुसलमान 2019-20 में 19,21,000 पे आगे, यानी 1,79,000 की गिरावट आई। ये क्यों हुआ सर? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मोदी सरकार तासुब और तंग नजरी के मज़ाहिर करती है। इसी वजह से मुसलमानों अक़लियतों में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, लो एनरोलमेंट है और वो हायर एजुकेशन तालीम को मुकम्मल नहीं कर सकते। सर 3 स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, 5 साल से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन स्कीमों की मंजूरी नहीं दे रही है सर, 5 साल से। ये आपकी तासुब और नफरत नहीं है तो क्या है बताइए आप? बजट तो पास हो रहा है ऐवान में, 5 साल से आप पैसे नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको मंजूरी नहीं देती है। और मैं बताना चाह रहा हूं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मैं तायद करता हूं, मगर क्या आप 14% आबादी को नहीं पढ़ाकर, उनको एलिनेट कर कर आप विकसित भारत बना पाएंगे? विकसित भारत उसी वक्त बनेगा सर जब मुसलमान समाजी, इक्तिसादी, तालीमी और माशी तौर पर ताकतवर होंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा, सच्चाई है कि सरकार नहीं चाहती ये हो। सर मैं हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि यूनिट कॉस्ट स्कॉलरशिप का 2007 और 8 से रिवाइज नहीं हुआ क्योंकि जो तालीम का कॉस्ट है उससे मैच नहीं कर रहा है। आप 3 स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन नहीं कर रहे हैं। 11 साल से आप 10 स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाए, वही नंबर ला के रख दिए। मैं डिमांड ड्रिवन करने का मुतालबा करता हूं। सर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्यों 9th और 10th से शुरू किया था? सर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है और हमारे मसीहा वेस्ट बंगाल में बैठे, वहां पर ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का 23%, आसाम में 30%। आसाम की सरकार गोली मारने का वीडियो कम बनाएगी तो शायद मुसलमान पढ़ ले तालीम में। सर मैं मुतालबा करता हूं कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप को दोबारा शुरू किया जाए ताकि अक़लियती और मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन मुकम्मल कर सके। पेरेंटल इनकम आप इजाफा क्यों नहीं कर रहे सर? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्या स्कॉलरशिप मिलेगी सर बताइए आप? और सर आपको मिसाल दे रहा हूं, आप तो काबिल आदमी हैं। 2022-23 में बजट था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का 5,000 करोड़, कितना आपने खर्च किया? 16%। 22-23 में सर बजट था 22-23-24 में 3,000 करोड़, 5% खर्च हुआ सर। 24-25 में बजट था 3,180 करोड़, 22% खर्च हुआ सर। PMJV के स्कीम है 1,914 करोड़, उसको आपने कम कर दिया 1,565 करोड़। तो मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के बजट का 10,000 करोड़ कम से कम होना चाहिए। तासुबियत को खत्म करिए आपकी स्कीम में। सर दूसरी बात, इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया उन लोगों को। ये कैसा इंसाफ है आपका बताइए? जो फौजी सर्विस में है, अरे प्राइम मिनिस्टर अगर एक ट्रेन की झंडी दिखाएंगे तो उससे बढ़ के पैसे खर्च हुआते, तो आप क्या बचा रहे? सर 11-12 साल से वजीर आजम मोदी हैं, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। पाकिस्तान के पास हमें ज्यादा एवैक्स है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई। सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है सर। और हम 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए। आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर। हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। इस ऐवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। सर आप आ जाइए US ट्रेड डील पर, जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया। यानी अब नायरा जो है, नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे आप, भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं।
आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे, तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर, यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर, बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर, भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देते हैं बांग्लादेश को। सर, एमएचए का बजट 5.7 बढ़ गया, डिफेंस का 15.99। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए। वो कुलभूषण यादव जिसको आईसीजे में रुकाया, आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाएं, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनियों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। और ये सरकार तेलंगाना से नाइंसाफी कर रही है, कुछ नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे बजट वर्ष 2026-27 के समर्थन में बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 12 बरस पहले जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की सरकार का काम संभाला, उस समय सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, उस देश की आर्थिक व्यवस्था बैसाखियों के सहारे चल रही थी। लेकिन एनडीए की हमारी केंद्र सरकार ने लोक लुभावन के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता देते हुए अंत्योदय को प्राथमिकता दी है। गत 12 वर्षों में हमारी केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को अपना लक्ष्य मानते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमता एवं ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि एक तरफ आज देश के लिए महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को हमने कम किया है, वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी और लोगों के लिए सर्वव्यापी सेवाओं की सहायता हेतु सरकार हर प्रकार का प्रयास करते हुए सीधा लाभ की पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है। 7% की उच्च विकास दर हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्र निर्माण की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बार फिर देश के समग्र विकास को केंद्र में रखकर जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें एससी, एसटी, घुमंतु, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं, आधारभूत संरचना और आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई है। महोदया जी, इस बार के बजट में अनिर्णय के बजाय कार्यवाही, भाषणों के बजाय सुधार और लोक लुभावन वादों के बजाय जनता को प्राथमिकता दी गई है। माननीय सभापति महोदया, इस बजट में आज़ादी के से 1996 और 2000 से 2014 की पुरानी सरकारों की तरह अपने कर्तव्यों की इतिश्री करने के बजाय विकास, क्षमता निर्माण, समावेशी अवसर, जिससे संतुलित और सतत विकास को सुनिश्चित किया गया है। लगभग 10% की आर्थिक वृद्धि से अधिक रोजगार और आय में वृद्धि होगी। बजट में जीएसटी एवं श्रम संहिताओं के 350 सुधार किए जा रहे हैं, जिससे व्यापार में सुगमता बढ़ेगी। सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे चिप आयात में निर्भरता बढ़ेगी और रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों के अनुसंधान और खनन निर्माण योजना से ईवी, रक्षा
और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को मजबूती प्रदान होगी। घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए 3 रासायनिक पार्क के निर्माण से रसायन आयात में कमी और उद्योगों को आधार मजबूत होगा। इस बार के बजट में विशेष तौर से 200 नए पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार की योजना प्रशंसनीय है। इस बजट में 3% तक राजकोषीय घाटे को होने से सतत ऋण और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। मानसिक रोग और वृद्ध देखभाल के लिए विस्तार किया जाएगा, जिससे सामाजिक कल्याण में सुधार होगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से यातायात और सुगम होगा। कैंसर की दवाओं के साथ साथ अन्य बीमारियों की 17 दवाओं पर शुल्क कम करने से सस्ती दवाएं सुलभ होंगी। माननीय सभापति महोदया, रेशम, ऊन, जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर और मानव निर्मित फाइबर के आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना महत्वपूर्ण है। मशीनरी प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूंजीगत सहायता और चुनौती के मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क से तकनीकी टेक्सटाइल पर फोकस होगा। ट्रेडर्स के साथ एमएसएमई को 7 लाख करोड़ रुपए की उपलब्ध कराई गई राशि वित्तीय तरलता से व्यवसाय सुगम होगा। टियर 2, टियर 3 कस्बों के विकास पर फोकस देने से 5 लाख तक की आबादी के कस्बों का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। 2004 से 2014 यानी मनमोहन सिंह जी के 10 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना फंड नियोजित किया गया, उन 10 वर्षों के फंड के बराबर इस एक साल में 12,20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव देश के मौलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। डीबीटी के अंतर्गत 56 मंत्रालयों की 327 योजनाओं के माध्यम से 93 करोड़ लाभार्थियों को 46 लाख करोड़ रुपए का सीधा लाभ पहुंचाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर, 15 पुरातत्व एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव अभिनंदनीय है। 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी की रेखा से ऊपर उठना बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय भारतीय योग को माननीय प्रधानमंत्री जी के उल्लेखनीय प्रयासों से मिली वैश्विक पहचान के बाद अब आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता हुई है। उच्च शिक्षा में छात्राओं को आने वाली चुनौतियों के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों, नारियल उत्पादकों को संवर्धन का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। मान्यवर सभापति जी, राजीविका बहनों पर आजादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान देकर 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से काम किया है और अब उनके घरेलू उत्पाद के लिए खुदरा आउटलेट की स्थापना उन्हें बाजार उपलब्ध कराएगा। गरीब और कमजोर तबके को दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर राज्यों में 400 ई बसों का संचालन और इसी के साथ में पिछले समय में आयकर दाताओं को 12 लाख की छूट और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के प्रयासों से आम उपभोक्ता को भारी राहत मिली है। भारत के युवा केवल सरकारी नौकरी की लाइन में खड़े नहीं होते, बल्कि स्वयं का स्टार्टअप प्रारंभ कर रोजगार प्रदाता बन रहे हैं। मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज भारत और भारतीय की प्रतिष्ठा विश्व जगत में बढ़ी है। 12वें पायदान से चौथे पायदान पर अर्थव्यवस्था का आ जाना सुखद अनुभव है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा, क्रय शक्ति में बढ़ोतरी के साथ आम व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट हुआ है। 7% उच्च विकास दर, न्यूनतम महंगाई दर सरकार की बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है। ईयू से ट्रेड डील विश्व पटल पर अत्यंत महत्वपूर्ण होकर
भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बेहतरीन बजट का हृदय से धन्यवाद करता हूं, समर्थन करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।